हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 ह्यूमैनिटीज। मैं परीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 ह्यूमैनिटीज पे। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में। जो सीरीज आपकी शुरू की गई है, ये आपके लिए बहुत धुआंधार, बहुत जानदार सीरीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाली है। क्योंकि दोस्त, आपने क्या दिवाली मना ली, आपने त्यौहार मना लिया, आपने सारी खुशियां मान ली। अब जो मौका है वो आपका आ गया है पढ़ाई का। तो अभी नहीं पढ़े तो जो है आगे चल के डिसबैलेंस होने की पूरी संभावना है। तो अब बिल्कुल मौका आ गया आपका अच्छे से तैयारी करने का, अच्छे से पढ़ाई करने का। तो हमेशा की तरह हम फिर आपके लिए ले आए हैं, आपके तैयारी में आपके लिए जो एक बैकबोन का काम करेगी इस सीरीज़ में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आएंगे बैक टू बैक, और आपसे क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किए जाएंगे और आपकी तैयारी में जो है 4 चांद इस सीरीज से लगाए जाएंगे। गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को। जल्दी से सभी लोग क्लास में आ जाइए। फिर हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चंस को, और बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी होने वाली है सोशियोलॉजी की। सुना है बहुत बहुत धुआं उड़ाया था पिछली बार अड्डा 24 ह्यूमैनिटीज़ के चैनल पे। रिजल्ट ने, सीबीएसई के रिजल्ट ने बहुत बहुत धुआं उड़ाया था, बहुत गर्दा उड़ाई थी, मैंने सुना है। तो क्या कहते हैं बच्चों, इस बार सोशियोलॉजी में भी धुआं उड़ाया जाए क्या रिजल्ट में? क्या धुआं उड़ाने के लिए आप तैयार हैं सोशियोलॉजी के रिजल्ट में? क्या पिछली बार की तरह, पिछली बार तो मैं नहीं था यहाँ पर, लेकिन अब आपके साथ मैं मौजूद हूँ यहाँ पे, तो क्या मेरे साथ आप रिजल्ट में धुआं उड़ाने के लिए, रिजल्ट में आग लगाने के लिए तैयार हैं बच्चों? सोशियोलॉजी में क्या आप मेरा साथ देंगे? सोशियोलॉजी के रिजल्ट में आग लगाई जाए इस बार सीबीएसई के, जैसा कि पिछली बार रिजल्ट रहा, बड़ा धुआंधार रहा। क्या हम सोशियोलॉजी भी रिजल्ट धुआंधार दे सकते हैं इस बार? कौन कौन तैयार है धुआंधार रिजल्ट के लिए? यस सर, वी आर रेडी। यस सर, ओके। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए मेरे साथ। बहुत सोशियोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं आपके साथ। बस आप अपनी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से करते रहिए। जितना आपको बताया जा रहा है उतना रिवाइज करते रहिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए। रिजल्ट में हम धुआं करने वाले हैं। तो पिछली बार जैसे कि बहुत धुआं लगाया गया था, बहुत आग लगाई गई थी रिजल्ट में, तो क्या कहते हो, इस बार भी आग लगाई जाए का रिजल्ट में सोशियोलॉजी के? हमारी गैर मौजूदगी में सुना है बहुत रिजल्ट में आग लगाई गई है, इस बार भी लगाई जाए का? चलिए, तो यस सर, ओके। चलिए, ये आपकी सीरीज स्टार्ट की गई है। हमारे साथ कौन कौन मौजूद है मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। आस्था, रिमी यहाँ पर मौजूद हैं, ओके। जल्दी से सभी लोग आ जाइए, फिर क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से और ज़्यादा लोग क्लास में जुड़ जाएं ताकि हम लोग क्लास की बहुत अच्छे से शुरुआत कर सकें। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए बच्चे, और लाइक भी कर दीजिए सेशन को, और आगे बढ़ाते हैं फिर आपकी क्लास को। जल्दी से शेयर करिए क्लास को अपने दोस्तों के साथ, वो दोस्त जो आपके सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, आपके साथ सोशियोलॉजी की तैयारी वो भी करें, उनके साथ क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आपके बीच आपके सर आ गए हैं। आप सोशियोलॉजी की टेंशन बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि टेंशन वो मेरे सर आ चुकी है, आपको बस पढ़ना है। क्लियर है? तो ये आपका टाइम टेबल है आपकी सीरीज़ का। कौन कौन आपको पढ़ाने वाला है, क्या सब्जेक्ट पढ़ाने वाला है वो आपको पता ही है। 3 PM की आपकी ज्योग्राफी की बहुत शानदार क्लास होती है यशवर्धन सर के द्वारा, और उसके बाद बात करते हैं 4 PM पे आपकी हिंदी की क्लास होती है राजेंद्र सर के द्वारा। 5 PM की आपकी इंग्लिश की क्लास होती है आदित्य भैया के द्वारा। और 6 PM सोशियोलॉजी की क्लास मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, परीक्षित सर आपके साथ हैं। और उसके बाद 7 PM पर आपकी प्यारी अनीता मैम की क्लास होती है, और 8 PM आपकी मोइन सर की क्लास होने वाली है बहुत शानदार तरीके से। तमन्ना चौधरी पता कितने चैप्टर पढ़ा दिए अभी तक बेचे। 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हुए हैं, अभी मैं स्टार्ट कर ही रहा हूँ, तो धीरे धीरे आपके चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएंगे। टेंशन मत लीजिए उसकी आप। 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए, आप उसको देख सकते हैं जाके। देखिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके सामने। वाई डिड माल्थस बिलीव दैट catastrophic event like famines and epidemics that cause mass death were inevitable? यानी कि माल्थस थे उनका ऐसा क्यों मानना था कि जो अकाल जैसी चीज़ें होती हैं या जो एपिडेमिक जैसी चीज़ें होती हैं, उनसे जो महामारी फैलती है वो कैसी होती है बच्चे? वो होती है इनवेटिएबल। यानी कि उसको क्या किया जाता है, उसको रोका नहीं जा सकता, उस पर कंट्रोल करना क्या होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चे। क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। हेलो, हाय सूफिया, हेलो। तो
क्या कह रहा है कि माल्थस का ऐसा मानना क्यों था कि अकाल से या एपिडेमिक जो आपकी महामारी आ जाती थी उनसे जो मृत्यु होती थी उनको रोकना क्या था, उनको रोकना बहुत मुश्किल था। नहीं, वो जो डेथ थी वो कैसी थी, वो इनविटेबल होती थी। ऐसा क्यों माल्थस का मानना था, ये बताएं। हिंदी में सीयूटी की क्लास कब से होगी हिंदी में? हाँ, ये तो अभी बच्चे ह्यूमैनिटी की क्लास चल रही है, सीयूटी का आप पूछिए सीयूटी पे जी, जल्दी होगी आपकी क्लास। तो कहना कि माल्थस का ऐसा क्यों मानना था, आपका क्वेश्चन है माल्थस का ऐसा मानना क्यों था कि जो आपकी एपिडेमिक या अकाल वगैरह से जो मृत्यु दर है या जो डेथ है वो जो है क्यों है, क्यों उसको रोका नहीं जा सकता। तो इसके आंसर पे हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या होगा इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर? तो क्या कह रहा है, पहले आंसर पढ़ते हैं फिर समझते हैं। क्लियर है, पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं आसान भाषा में। पहले पढ़ते हैं इस भाषा में। क्या कह रहा है, इट इज हार्डली सरप्राइजिंग देयरफॉर दैट इंडिया हैज had an official population policy for more than a half century. In fact, India was perhaps the first country to explicitly announce such population in 1952. In 1952. अच्छा, माल्थूजियस ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था? माल्थस की थ्योरी क्या थी? माल्थस कहते थे कि जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन की बढ़ रही है दर, उस हिसाब से क्या हो रहा है, उस हिसाब से हमारी जो फूड प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ रहा है। हिंदी मीडियम में चल रही है सोशियोलॉजी की क्लास हिंदी में? हाँ, हिंदी मीडियम में चल रही है सर। रिमेनिंग चैप्टर कब होंगे सर? टेंशन मतलब बच्चे, चैप्टर्स आपके जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारी टेंशन आप अपनी हमें दे दो, आपके साथ आपके सर खड़े हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए आप। सारे चैप्टर समय से पहले आपके कवर करा दिए जाएंगे बच्चे, कोई टेंशन की बात आपको नहीं है। क्लियर है? अभी फोकस करिए जो समझ रहे हैं। सर 11th की क्लास कब होगी? होगी बच्चे, सब होगी, 11th की क्लास होगी। अभी आप देखिए, समझना क्वेश्चन का क्या होता है, आंसर लिखना। अगर आप आंसर समझ जाते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझिए, आंसर अगर आप समझ जाते हैं तो आपको लिखने में क्या होता है बच्चे, बहुत आसानी हो जाती है। तो लिखना, पढ़ना, समझना, तीनों ही चीज़ें आंसर्स की बहुत ज़रूरी होती हैं। क्या होती हैं? बहुत ज़रूरी होती हैं। MCQ का भी सेशन लेंगे बच्चे सुफियान, MCQ का भी क्वेश्चन लिया जाएगा। MCQ PYQ सारे ही क्वेश्चन होंगे। क्लियर है? चलिए, तो English political economist Thomas Robert Malthus that human population tend to grow at a much faster rate than the rate which the means of human subsistence, land, agriculture can grow. He said population rise in geometric progress. population कैसी geometric progress से बढ़ रही है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो कैसे ग्रो हो रहा है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेस से ग्रो हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट को जरा समझते हैं। क्या करते हैं, इन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या है माल्थस ने क्या कहा, देखिए माल्थस ने कहा भैया जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, उस हिसाब से फूड प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा। उदाहरण कैसे लेंगे, उदाहरण, हेलो शिवानी बेटा, उदाहरण क्या लेंगे, मान लीजिए आप पे घर में क्या है, आपकी शादी है, आपकी शादी है। ये देखो बच्चा कितना मुस्कुरा रहा शादी के नाम से, दांत अंदर करिए, पढ़ाई करिए। आपकी शादी है, और शादी में क्या हुआ, आपके यहाँ मेहमान आए जा रहे हैं। मेहमान जो है आपकी शादी में रोज 10 मेहमान आपके घर पे एंटर कर जाते हैं, रोज 10 मेहमान। और आपके घर में जो खाना बन रहा है वो क्या बन रहा है, रोज 2 मेहमान का एक्स्ट्रा बना दिया जाता है। जैसे आज 2 का बना तो कल 4 का बना दिया जाएगा, फिर 6 का बना दिया जाएगा। क्लियर है? और मेहमान आपके यहाँ 10 बढ़ रहे हैं, तो एक दिन क्या होगा कि आपके जो मेहमान होंगे वो भूखे रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे? भाई खाना आपके यहाँ बन रहा है रोज 2 आदमी का एक्स्ट्रा, मेहमान आपके यहाँ रोज 10 बढ़ रहे हैं, तो आपकी शादी में होगा क्या बच्चे, आपके मेहमान भूखे चले जाएंगे कि नहीं जाएंगे? यस या नो? यस या नो? जाएंगे ना? तो वैसे ही क्या हुआ बच्चे, फूड प्रोडक्शन जितना हो रहा था उस हिसाब से ग्रोथ कहीं ज्यादा बढ़ रही थी। देखें अगर हम
देखें जो फूड प्रोडक्शन था वो तो बहुत स्लो बढ़ रहा था, फूड प्रोडक्शन तो बहुत स्लो बढ़ रहा था, और आपकी जो ग्रोथ थी वो ज़्यादा तेज बढ़ रही थी ग्रोथ। तो एक बार क्या हुआ, यहाँ तो बराबर है, फिर ये क्या हुआ, गैप आने लगा। तो इस गैप का मतलब क्या है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी कि फिर आदमी क्या होगा, भूख से उसकी मृत्यु होने लगे, क्योंकि खाने की कमी हो जाएगी। फूड प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, फूड प्रोडक्शन तो धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन क्या है, पॉपुलेशन बड़ी तेजी से बढ़ रही है। क्या होता है, आपके एग्जाम तो बड़ी तेजी से नजदीक आ रहे हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई तो बहुत स्लो हो रही है। तो आने वाले एग्जाम में क्या होता है बच्चे, आप रह जाते हैं, आप फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम के दिन तो बड़े स्पीड से आ रहे थे और आपकी पढ़ाई जो बड़ी स्लोली चल रही थी। तो एग्जाम का दिन आया तो आपका एग्जाम तो आ गया, लेकिन आपकी पढ़ाई बिल्कुल जीरो लेवल पे थी। फिर क्या हुआ, आपको रिजल्ट में 0 मिल गया, और 0 मिल के पापा ने फिर तो आप जानते हैं क्या हुआ। तो ये था माल्थुसियन जो थ्योरी थी, कॉन्सेप्ट था। तो उन्होंने कहा था कि जो आपकी पॉपुलेशन है वो जियोमेट्रिक तरीके से बढ़ रही है। जियोमेट्रिक तरीके से कैसे बढ़ रही थी, आज 2 है, फिर 4 हो गई, फिर 8 हो गई, फिर 16 हो गई, फिर 32 हो गई, फिर 64 हो गई, यानी 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे बढ़ रही है। और आपका फूड प्रोडक्शन कैसे बढ़ रहा है, वो कैसे बढ़ रहा है, अर्थमेटिक तरीके से। वो अर्थमेटिक तरीके से कैसे बढ़ रहा है, 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12। ये देखिए 12 तक पहुंचा, ये 64 तक पहुंच गया। तो ये कौन सा हो गया आपका, ये अर्थमेटिक तरीके से बढ़ रहा था। और पॉपुलेशन कैसी बन रही थी, जियोमेट्रिक तरीके से बढ़ रही थी आपकी। तो ये कॉन्सेप्ट था इनका कि ऐसे ही चलता रहा भैया तो भूखे रह जाओगे, मजा आ जाएगा जिंदगी में फिर। हाँ चलिए, तो ये था इनका कंसेप्ट। आगे बात देखते हैं। माल्थस बिलीव दैट पॉजिटिव चेक टू पॉपुलेशन ग्रोथ in the form of famine and disease was inevitable. These are nature's way of dealing with the balance between food supply and increasing population. माल्थस का क्या मानना था कि जो अकाल आ जाता है, जो बीमारियां, जो एपिडेमिक आती हैं, ये क्या है, ये नेचर का एक तरीका है पॉपुलेशन और फूड प्रोडक्शन को बैलेंस करने का। क्योंकि होता क्या बच्चे, जब एपिडेमिक कोई आती है, कोई बीमारी आती है या अकाल पड़ता है देश में, तो होता क्या है, तो जो आपकी डेथ रेट होती है वो बढ़ जाती है। भाई आपके कोरोना आया, मान लीजिए कोरोना वायरस आया था, तो क्या हुआ, बहुत सारी मृत्यु हुई, बहुत सारी डेथ हुई। डेथ रेट क्या हुआ, बढ़ गया ना। तो और पहले क्या था, डेथ रेट जो था और बर्थ रेट भी था, अब डेथ रेट ज़्यादा बढ़ गया। तो फूड प्रोडक्शन जो है उसको बैलेंस ला रहा है, मतलब पॉपुलेशन और फूड प्रोडक्शन का बैलेंस लाने के लिए माल्थस ने कहा था कि नेचर का क्या होता है, एक तरीका होता है। हालांकि तरीका जो है वो क्या है, दर्दनाक है। सर आप बचे हुए चैप्टर कब कराएंगे, करा देंगे बच्चा, बहुत जल्दी करा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए आप। बचे हुए चैप्टर आपके सारे आपके समय से पहले हो जाएंगे। ओके बच्चे, हाँ तो क्या था, माल्थस क्या कह रहे थे कि ये नेचर का एक तरीका, हालांकि तरीका बहुत दर्दनाक है, लेकिन नेचर का एक तरीका है। कैसा तरीका है कि बैलेंस करना, किसको, फूड प्रोडक्शन को और पॉपुलेशन को बैलेंस करना ही नेचर का क्या है, तरीका है। क्लियर है? हेलो बच्चे, जतिन, शिवानी, बेटा नोट्स मिल जाएंगे आपको, बता दिया जाएगा आपको जी। चलिए, तो मज़ा आ रहा है बच्चे, मज़ा आता है सोशियोलॉजी पढ़ने में, बताइए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर होती तो आप मुझे बता सकते हैं। समझ में आता है ना? समझ में आता है ना बच्चे? शिवानी, जतिन, रिमी, क्लियर? ओके बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आना चाहिए, मेन चीज़ क्या है, आप बच्चे हो, आपको समझ में आनी चाहिए। आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे तो फिर से एग्जाम में आग लगाओगे, जैसे कि रिमी ने कमेंट में आग लगा दी। देखो, हाँ जी सर, आग, फायर फायर फायर। तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ फायर आप एग्जाम में लगा के आओ, आप रिजल्ट इतना बेहतरीन लेके आओ मेरे पास कि दिल खुश हो जाए एकदम, है ना। इतना अच्छा रिजल्ट आपका है कि दिल खुश हो जाए आपका रिजल्ट देख के, आपके सबका दिल खुश हो जाए, आपके घर वाले प्राउड हो जाए आपके ऊपर रिजल्ट देख के, आपके माँ बाप, आपके टीचर जिन्होंने आपको पढ़ाया, सारे लोग आप पे प्राउड होने चाहिए आपका रिजल्ट देख के। मैं यही मेरी कामना है। तो इतने अच्छे से पढ़ो, इतने अच्छे से समझो आप कंसेप्ट कि आपका रिजल्ट बहुत धुआं आना चाहिए बच्चे। तो द पॉपुलेशन पॉलिसी टुक द कंक्रीट फॉर्म ऑफ द नेशन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। द ब्रॉड ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोग्राम हैव remained the same to try to influence the rate and pattern of population.
क्या हुआ देखिए, शिवानी ने भी आग लगा दी बहुत सारी। जला ना दो तुम लोग यूट्यूब चैनल पूरा। करिश्मा सर सीयूटी भी पढ़ाइए, पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे। यूट्यूब को बचाए रखना बच्चों, जला ना दो यूट्यूब, तुम लोग इतना आग लगा रहे हो। तो ये था, क्या था, ये था माल्थस की आपकी जो थी थ्योरी, या माल्थस का जो पूछा गया था, माल्थस का ऐसा मानना क्यों था, तो माल्थस का ऐसा मानना इसलिए था। क्लियर है? माल्थस वाला कंसेप्ट समझ में आया ना, क्लियर हुआ ना बच्चे, क्यों मानना था माल्थस का ऐसा? क्योंकि माल्थस कहते थे पॉपुलेशन और उसका जो है आपका ग्रोथ का वो क्या है, फूड प्रोडक्शन का बैलेंस नहीं आ रहा है, फूड प्रोडक्शन लो हो रहा है, पॉपुलेशन ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही है, इस वजह से आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा कि आप भुखमरी से लोगों की मृत्यु होने लगेगी। और जो एपिडेमिक और जो अकाल वगैरह पड़ते हैं, ये नेचर का एक तरीका होता है उसको बैलेंस करने का, पॉपुलेशन को और आपकी उसको फूड प्रोडक्शन को। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट हाउ कम्युनलिज्म इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स नॉट अबाउट रिलीजन। क्या कह रहा है कि भैया कैसे बताइए कि जो कम्युनलिज्म है वो क्या है, वो पूरी तरह क्या है, पॉलिटिक्स है, और जो आपका वो है रिलीजन यानी धर्म के बारे में नहीं है, पूरी तरह पॉलिटिक्स और धर्म के बारे में नहीं है, ये आपको बताना है। क्या बताना है? क्यों पूरी तरह पॉलिटिक्स और धर्म नहीं है? बताइए। यस सर, प्लीज़ सर। क्या शिवानी बेटा क्या कह रहे हो आप? प्लीज़ अपना आंसर जो है क्लियर करिए, क्या बोल रहे हैं आप, किस लिए प्लीज़, किस बात के लिए प्लीज़? प्लीज़ अपनी बात बताएं क्लियर, क्या बात है, क्या सवाल है, क्या प्रश्न है आपका, और इस क्वेश्चन को तब तक जो है समझें। लाइव क्लास ऑफ सोशोलॉजी फॉर CUT PG प्लीज़। ओ CUT प्लीज़ सर। अच्छा, CUT के लिए लाइव क्लास सोशोलॉजी की, हाँ लेते हैं, करते हैं काम इस पर भी। अ कम्युनलिस्ट मे और मे नॉट बी अ डिवोट पर्सन, यानी कि जो आपका क्या है, एक सांप्रदायिक व्यक्ति है, जो कम्युनलिस्ट है, सांप्रदायिक व्यक्ति है, वो क्या है, वो कैसा, आपका आपका रिलीजन या धर्मनिष्ठ भी हो सकता है, कैसा, धर्मनिष्ठ भी हो सकता है। एंड डिवोट बिलीव मे और मे नॉट बी कम्युनिस्ट। और क्या कह रहा है, और धर्मनिष्ठ जो है वो क्या है, सांप्रदायिक हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। कनिष्का मिश्रा, हाँ हिंदी में बता रहे हैं बच्चे, हिंदी में बता रहे हैं। तो देखिए, कम्युनलिस्ट मतलब है बच्चे सांप्रदायिक, क्या है, सांप्रदायिक, और डिवोट मतलब धर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ। तो चंद्रा, थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग अस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। प्लीज़ आपकी सीरीज चलती रहेगी, 15 दिन हार्ड चैलेंज है ना, 15 डेज में बहुत अच्छे अच्छे, बहुत प्यारे प्यारे, बहुत नन्हे मुन्ने, मोटे पतले, चौड़े बड़े छोटे सारे क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। बस आप तैयार रहिए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मौसम बदलने वाला है। क्लियर है? फिर से आग लगा दी रणधीर ने, आग बहुत लगाते हो आप लोग। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया रणधीर बच्चे। चलिए, तो
क्या बताया, सांप्रदायिक जो है व्यक्ति या जो कम्युनलिस्ट व्यक्ति है वो कैसा हो सकता है, वो धर्मनिष्ठ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और धर्मनिष्ठ व्यक्ति जो है वो आपका कम्युनिस्ट या सांप्रदायिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर है? क्लियर है? जी सर। सर एमसीक्यू भी लाएगा, हिंदी मीडियम के लिए भी सोशियोलॉजी पढ़ाइए। हाँ लाएंगे, एमसीक्यू भी लाएंगे बच्चे, एमसीक्यू भी लेके आएंगे, एमसीक्यू भी आएंगे। क्लियर है? तो कम्युनलिस्ट हो गया, और ये दोनों आगे आगे पढ़ते हैं। देखिए, हाउ ओवर ऑल कम्युनलिस्ट डू बिलीव इन अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी बेस्ड ऑन रिलीजन। यानी कि सारे जो क्या है बच्चे, सारे जो हैं आपके सांप्रदायिक लोग हैं वो क्या है, धर्म पर आधारित हैं, राजनीतिक पहचान में विश्वास करते हैं। क्या है, आपके रिलीजन पर आधारित और राजनीतिक पहचान, पॉलिटिकल आइडेंटिटी में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। द की फैक्टर इज द एटीट्यूड टुवर्ड दोज who believe in other kind of identities including other religion based identities, other religion based identities। क्लियर है? other religion based identities क्या कहने का मतलब है कि बच्चे जो सांप्रदायिक लोग होते हैं ना वो धर्म और आपकी राजनीतिक पहचान में विश्वास करते हैं, और मेन जो उसका रीजन है कि उन लोगों के प्रति क्या उनका रवैया है, जो वो क्या है, अन्य जो धर्म होते हैं या आधारित पहचानें जो होती हैं, अन्य प्रकार की पहचानों में विश्वास करते हैं, अन्य धर्म और अन्य प्रकार की पहचानों में लोग विश्वास करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, give an example of an anomalous instance with regard to minority group। यानी कि जो माइनॉरिटी ग्रुप है उसके क्या, अल्पसंख्यक जो समूह है उसके संबंध में एक विसंगतिपूर्ण उदाहरण देना है आपको। गिव एन एग्जांपल ऑफ एन एनोमलस इंस्टेंट विद रिगार्ड टू माइनॉरिटी ग्रुप, अल्पसंख्यक जो है, अल्पसंख्यक क्या है बच्चे, अल्पसंख्यक। क्या है, अल्पसंख्यक। रणधीर कह रहे हैं सर माल्थस का थ्योरी बता दीजिए। तो देखिए फिर से बता देता हूं, कभी बताया था फिलहाल मैंने, देखिए यहाँ स्पेस है। माल्थुसियन कॉन्सेप्ट क्या था, माल्थस की थ्योरी क्या थी, देखिए माल्थस का क्या कहना था कि हमारी जो जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है ना, उस हिसाब से जो है आपका फूड प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से फूड प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, मान लीजिए आपकी पॉकेट मनी मिलती है, आपको आपके घर वाले आपको पॉकेट मनी देते हैं। मान लीजिए आपको 1000 रुपीज दिया जाता है, 1000 रुपीज दिया जाता है, और कितने दिन आपको चलाना है, वो आपको 30 दिन चलाना है, 30 दिन चलाना है। और आप क्या कर रहे हो, आप बच्चे 100 रुपए डेली खर्च कर दे रहे हो, 100 रुपए रोज खर्च कर देते हो। तो माल्थस जो थे आपके ताऊ थे, उन्होंने आपसे क्या कहा कि जिस स्पीड से बच्चे तुम पैसे खर्च कर रहे हो उस स्पीड से आपको पैसे मिल नहीं रहे हैं। यानी कि आप 100 रुपए रोज अगर खर्च कर दोगे तो कितने दिन चलेंगे, मात्र 10 दिन चलेंगे, 1000 रुपए खत्म हो जाएंगे। बाकी के 20 दिन क्या करोगे आप,
बाकी के 20 दिन आपके पास कंगाली आ जाएगी। तो माल्थस का क्या कहना था कि जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है ऐसे ऐसे, उस हिसाब से क्या हो रहा है, उस हिसाब से हमारा फूड प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ रहा है। यानी जिस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस स्पीड से फूड प्रोडक्शन नहीं बन रहा है। मान लीजिए ये क्या है, फूड प्रोडक्शन है आपका, और ये येलो लाइन है वो पॉपुलेशन की है। तो पॉपुलेशन तो तेजी से बढ़ रही है लेकिन फूड प्रोडक्शन तेजी से नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए आने वाले समय में क्या आएगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा जिस दिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी और खाने को नहीं होगा, और क्या, इसके कारण भूख के कारण, भूख की वजह से लोगों की मृत्यु होना चालू हो जाएगी। ये था आपका माल्थस की थ्योरी, माल्थस ने कॉन्सेप्ट कहा था। और माल्थस ने यह भी कहा था कि जो आपकी एपिडेमिक या अकाल जो पड़ जाता है उसके वजह से डेथ होती है, उसके वजह से जो डेथ होती है ये क्या होती है, नेचर का तरीका है फूड प्रोडक्शन और आपकी पॉपुलेशन को बैलेंस करने का, नेचुरल तरीका। क्योंकि जब होता क्या, बीमारी आती, कोई आपने देखा होगा कोरोना आया तो क्या होता है, डेथ रेट्स बढ़ जाती हैं, लोगों की मृत्यु ज़्यादा होती है। तो कहा है माल्थस ने कि नेचर का एक तरीका है बैलेंस करना फूड प्रोडक्शन और डेथ रेट को। पीपल इज इंक्रीजिंग फास्टर देन द फूड सप्लाई। हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। सर आर्ट्स स्टूडेंट क्या पढ़ें, क्या बताना है बच्चा, आर्ट्स स्टूडेंट क्या पढ़ें ये बताना है। पूछिए क्या सवाल है, पूछिए पूछिए बच्चे क्या सवाल है आपका। हाँ 246 का रेशियो देखिए, उन्होंने कहा था जियोमेट्रिक तरीके से तो वो बढ़ रही है, जियोमेट्रिक तरीके से क्या बढ़ रही है आपकी, वो बढ़ रही है पॉपुलेशन, यानी कि 2, 4, 8, 16 ऐसे बढ़ रही है। और अर्थमेटिक तरीके से क्या बढ़ रहा है, अर्थमेटिक तरीके से क्या बढ़ रहा है आपका, फूड प्रोडक्शन बढ़ रहा है। जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे करके क्या फूड प्रोडक्शन बढ़ रहा है। सर सीयूईटी में आर्ट्स के स्टूडेंट क्या पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें, जियो पॉपुलेशन। हाँ बुक्स पढ़िए बच्चे, एनसीईआरटी पढ़िए, अपना सिलेबस पढ़िए। और कहीं बाहर से आ रहा है क्या आपका सीयूईटी का पेपर, आप जो पढ़ रहे हैं अभी वही तो आएगा सिलेबस में, पढ़िए। बाकी आपकी तैयारी के लिए आपके बैचेस चल रहे हैं, बैच में इनरोल कर सकते हैं आप, सीयूईटी के सारे बैच चल रहे हैं, आप इनरोल कर सकते हैं, आप महापैक में इनरोल कर सकते हैं। कोड लगा लीजिएगा आप PR लाइव, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा मैक्सिमम, बस क्लियर है। सर आप अच्छी तरह से पढ़ाते हैं सोशियोलॉजी, मेरे फेवरेट सर आप हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए क्लियर, ओके आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई आपको समस्या है, कोई परेशानी, तो आप मुझे सीधे मेल कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मुझसे बात करने के लिए आप मुझे सीधे मेल करिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप लिख लीजिए, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगा और आपकी सोल्यूशन करने का कोशिश मेरा जरूर रहता है। तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, सीधे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ओके सर, ओके बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेहनत करते रहो बच्चों, बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से बस पढ़ते रहो, मैं पढ़ाता रहूँगा। बाकी कोई मुश्किल, कोई परेशानी आए, तुम्हें लगे कुछ ठीक नहीं हालात, तो मुझसे कहो। सुना है गाना आपने, गाना सुना है, कोई मुश्किल कोई परेशानी आए, तुम्हें लगे कुछ ठीक नहीं हालात, मुझसे कहो। सर थैंक यू आपका सर सोशियोलॉजी पढ़ाने के लिए। अरे थैंक यू क्या, आपका पढ़ने के लिए थैंक यू बच्चे, पढ़ो मेहनत करो। क्या सर सोशियोलॉजी एग्ज़ाम पेपर 2025 भी टफ आने वाला है। आप तैयारी हमेशा टफ सोच के करें बच्चे, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ आज, आप तैयारी हमेशा ये सोच के करें कि पेपर आपका टफ आएगा। जब आपकी तैयारी टफ की होगी ना, तो आसान तो आप उड़ा ही देंगे, टफ भी आप उड़ा देंगे। तो कभी ये सोच के तैयारी नहीं मत करें कि आसान पेपर आएगा तो ऐसे ऐसे, ये बात याद करके रखिए। ओके सर मैं मेल करूँ, हाँ श्योर। टफ आने वाला है कि नहीं बच्चे, टफ या इजी आएगा ये कोई नहीं कह सकता, पेपर कैसा आने वाला है हम कैसे बता सकते हैं, बताइए।
पेपर कैसे आने वाला है ये हम कैसे बता सकते हैं? बस आपकी तैयारी टफ समझ के होनी चाहिए। मैं आपकी जो तैयारी यहाँ पे कराऊंगा टफ समझ के कराऊंगा, क्योंकि आसान आए तो आप उड़ा ही दें, आसान आए तो आप धुआं कर ही दें, लेकिन अगर पेपर बच्चे टफ आ जाए ना तो भी आप उसे धुआं धुआं करके आएँ, यही मेरा मानना है। तो आप टफ समझ के हमेशा तैयारी अपनी करेंगे। क्लियर है? कोई भी समझ के नहीं करेगा पेपर आसान आएगा। सर क्या आप जियोग्राफी पढ़ाते? नहीं बच्चे, जियोग्राफी पढ़ाते हैं आपके प्यारे यशवर्धन सर। सर साइकोलॉजी करा दोगे? देखते हैं बच्चे साइकोलॉजी भी। जियोग्राफी हर्षवर्धन सर पढ़ाते हैं बच्चे। आप हर्षवर्धन सर ही जियोग्राफी पढ़ाते हैं। सॉरी यशवर्धन सर, सॉरी हर्ष में कंफ्यूज हो गया मैं। यशवर्धन सर जियोग्राफी पढ़ाते हैं। हर्ष बेटा, आपकी तैयारी हमेशा हार्ड की होनी चाहिए, टफ की होनी चाहिए। इजी, मॉडरेट, टफ तीनों ही आपसे हो जाएंगे। देखिए बच्चे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं मान लीजिए इजी एग्जाम की, तो इजी आएगा अगर तब तो आप कर देंगे, लेकिन मॉडरेट आ गया आप लुढ़क जाएंगे, टफ आ गया आप लुढ़क जाएंगे। आप तैयारी करते हैं अगर मॉडरेट लेवल की, इजी आ गया आप कर देंगे, मॉडरेट आ गया आप कर देंगे, टफ आ गया तो आप बहक जाएंगे। अगर आप करते हैं टफ लेवल एग्जाम की तैयारी की, कितना भी टफ आए मैं तो फाड़ के आना है, तो ईजी आएगा तब भी कर देंगे, मॉडरेट आएगा तब भी कर देंगे, टफ आएगा तब भी कर देंगे। तो क्लियर है ना? तो सर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? वाह भाई वाह, हर्ष बेटे वाह। आजा बेटा, तेरी पीठ तपतपा दूं मैं थोड़ी सी, आजा। पूरी कथा खत्म हो गई, पूछ रहा है सर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? सोशियोलॉजी पढ़ रहा है बेटा तू, सोशियोलॉजी। सर सीयूटी में आर्ट्स के स्टूडेंट क्या पढ़ें? सीयूटी में आर्ट्स के स्टूडेंट क्या पढ़ें बच्चे? क्या किस सब्जेक्ट से आप दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, मुझे तो बताएं। आप जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें, बुक्स पढ़ें अच्छी अच्छी। सर आइडिया पढ़ाने दोगे, बात करते रहोगे मुझसे? चलिए, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था क्या? नहीं किया था। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन एनोमस इंस्टेंट विद रिगार्ड टू माइनॉरिटी ग्रुप। तो आंसर में क्या कह रहा है? आंसर में क्या कह रहा है? रिलीजियस माइनॉरिटीज लाइक द पैरिसेस और सिख्स may be relatively well off economically, but they may still be disadvantages in a cultural sense because of their small number relative to the overwhelming majority of Hindus. क्लियर? तो क्या कह रहा है कि आपके जो क्या है, आपकी जो माइनॉरिटीज हैं ईस्ट में या उत्तर पारसी जो है, आपकी पारसी या सिख जैसे जो धार्मिक आपके जो है माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक हैं, ये क्या होते हैं बच्चे? ये आर्थिक रूप से क्या होते हैं? वेल ऑफ, यानी आर्थिक रूप से अच्छे होते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन इनकी अच्छी होती है ना? इनकी क्या होती है बच्चे? इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है। जो ऐसी माइनॉरिटीज होती हैं जैसे पारसी हो गए, सिख हो गए, ऐसे धार्मिक जो अल्पसंख्यक हैं, इनकी क्या इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है। लेकिन हिंदू जो हैं वो बहुत की तुलना में उनकी बहुत ज़्यादा मात्रा में होने के कारण, उनकी संख्या कम संख्या के कारण क्या होता है, सांस्कृतिक दृष्टि से वे वंचित हैं। क्या कह रहा है कि जो आपके जैसे पारसी हो गए, क्या हो गए? पारसी हो गए, सिख हो गए, ठीक है, ये जो आपके अल्पसंख्यक लोग हैं, ये क्या होते हैं? इकोनॉमिकली रूप से अच्छे होते हैं, यानी कि पैसे से अच्छे होते हैं। आर्थिक इनकी स्थिति जो होती है वो सही होती है, इकोनॉमिक कंडीशन इनकी अच्छी होती है। पैसे में गरीब नहीं होते बहुत ज़्यादा, क्योंकि संख्या में कम होते हैं ना। हमेशा देखिए, जो संख्या में कम होगा, आप बताइए, आपकी फैमिली है, बताइए फैमिली ने फिर से शादी पैदा है। शादी का उदाहरण आपको बहुत अच्छा लगता है ना, शादी के एग्जाम्पल से आपकी एकदम चमक आ जाती है चेहरे पे। तो शादी, मान लीजिए आपकी शादी है, आपकी शादी फिर से, तो आपकी शादी में क्या किया आपने? 10 लोग बुलाए, ठीक है, और या आपकी शादी में आपने 100 लोग बुलाए। तो बताइए 100 लोग बुलाने में और 10 लोग बुलाने में आपकी खर्चा किस में ज्यादा आएगा? बताइए खर्चा किस में ज्यादा आएगा? 10 लोग अपनी शादी में बुलाएंगे तब ज्यादा आपका खर्चा होगा, कि 100 लोग अपनी शादी में बुलाएंगे तब ज्यादा खर्चा होगा? बताइए किस में ज्यादा खर्चा होगा? 10 लोग शादी में बुलाएंगे तब ज्यादा खर्चा होगा, कि 100 लोग शादी में बुलाएंगे तब ज्यादा खर्चा होगा?
बताइए। सौ वाले में ज्यादा खर्चा होगा ना, 100 वाले में ज्यादा खर्चा होगा ना। तो जब 100 वाली शादी आप करेंगे तो आपकी आर्थिक कंडीशन कैसी हो जाएगी? आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी कि खराब होगी? आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी या खराब होगी? आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी या खराब होगी 100 लोगों को बुलाने के बाद? खराब होगी। शिवानी कह रही खराब होगी। तो क्या समझे इससे आप कि आर्थिक स्थिति किसकी अच्छी होगी? जहां लोग कम होंगे। क्या समझे बच्चे कि जहां लोग कम होंगे वहां क्या होगा? आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। जहां लोग कम होंगे वहां आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी। तो इनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी क्यों है? क्योंकि ये संख्या में कम है, और संख्या में कम है तभी इनको क्यों कहा गया? माइनॉरिटी। माइनॉरिटी क्यों कहा जाता है बच्चे? जो संख्या में कम होते हैं उनको क्या कहा जाता है? माइनॉरिटी कहा जाता है। तो माइनॉरिटी है और संख्या में कम है, इसीलिए क्या है? इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है। क्योंकि जहां संख्या ज्यादा होगी वहां इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होगी। हिंदूज की संख्या ज्यादा है तो कंडीशन अच्छी नहीं है। कितनी बात आपको क्लियर हो गई है बच्चे? क्लियर है इतनी बात? बताइए बताइए जल्दी से। शिवानी, रिमी, सूफिया। द असम। क्लियर हुई ना इतनी बात? संख्या जहां कम होगी वहां पर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी। क्लियर है? ओके। तो बस यही बात इसमें बताई जा रही है। यही बात तो इसमें बताई जा रही है, और कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी ना बताया जा रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। यू नीड एनर्जी, यू नीड एनर्जी, द आई मूव द नेक, द लेग and the hands, each part move, weaving is done under a continuous gaze. One cannot go anywhere. The focus must be on the machine. When four machine run, all four must move together. They must not stop. क्या कह रहा है प्रश्न? तो प्रश्न कह रहा है कि आपको ऊर्जा की आवश्यकता है। ठीक है, आंखें चलती हैं, गर्दन, पैर, हाथ सब भाग क्या करते हैं? चलते हैं। क्या है? चलते हैं। इसकी निगाहें चलती रहती हैं, कोई कहीं जा सकता है कि ध्यान मशीन पर होना चाहिए। जब 4 मशीन चलती हैं तो चारों को एक साथ चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। क्या कह रहा? रुकना नहीं चाहिए। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो हमें सर समझ में नहीं आया। क्लियर है सर? मुझे भी समझ में नहीं आया। अभी दोनों लोग मिलकर समझते हैं आगे इसका मतलब आंसर में। तो आंसर कह रहा है द मोर मशीन्स एंड इंडस्ट्री गेट, द मोर मशीन्स एंड इंडस्ट्री गेट, द फ्यूअर पीपल आर एम्प्लॉयड, दैट आर द रीजन फॉर दिस, मोस्ट ऑफ देम आर एग्जॉस्टेड बाय द एज ऑफ 14 एंड टेक वॉलेंटरी रिटायरमेंट। क्या कह रहा है कि मशीनें जितनी ज्यादा होंगी उतना क्या होगा? लोगों को रोजगार या लोगों का काम कम हो जाएगा। कैसे कम होगा? कैसे कम होगा बताएं? कैसे कम होगा? क्या फिर से शादी का उदाहरण ले लिया जाए? क्या फिर से शादी का उदाहरण ले लिया जाए क्या? पढ़िए तब तक आप आंसर। सूफिया कह रही बेटा यस सर। शादी, फिर से आपकी शादी हुई एक बार,
सर आप शादी का उदाहरण इतना क्यों लेते हैं? क्योंकि सर शादी का नाम सुन के ही बच्चों के चेहरे पे आ जाती मुस्कान प्यारी प्यारी, मुस्कुराते हुए बच्चे मुझे लगते हैं अच्छे। शादी है आपकी। अब शादी में पहले क्या होता था जब मशीन नहीं थी? एक कैमरामैन होता था। वो क्या करता था, वो कैमरा लेता था ऐसे कंधे पे और ऐसे 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 पूरे 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 आप खाना खा रहे हो तो आपके मुंह के फोकस करता था, सर खाना खाते हो फोटो ले ले, आप रो रहे हो तो आपके मुंह पे फोटो, आप हंस रहे हो तो आपकी फोटो, आपकी माला डालते हो फोटो, करता था कैमरामैन। पूरे 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 फंक्शन में घूमता था कैमरामैन, घूमता था कि नहीं घूमता था? फिर क्या हुआ, मशीन कौन सी आ गई? मशीन आ गई ड्रोन। मशीन आ गई ड्रोन। ड्रोन कैमरा आ गया भाई, ड्रोन कैमरा आ गया। और उस कैमरेमैन का क्या हो गया? कैमरेमैन की चली गई नौकरी, कैमरेमैन का काम हो गया खत्म। कैमरेमैन का काम हो गया खत्म। अभी भी करता, अब कम करता है बेटा। अब ड्रोन ज्यादा काम करने लगा है, अब उनका काम कम हो गया। मैं नहीं कह रहा खत्म हो गया, लेकिन कम तो हुआ है ना। ये मानते हैं आप कि नहीं मानते? पहले से कम हुआ है ना? पहले से कम हुआ है ना? यस सर, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, पहले क्या होता था, दूल्हा जो था, दूल्हा वो किस पे जाता था? वो जाता था बहुत पहले आपकी बग्गी पे जाता, अभी भी जाता है लेकिन पहले ज़्यादा जाता था आपका बग्गी पे जाता था, घोड़े की बग्गी होती थी या किसी और साधन पे जाता था। अब भाई कार आ गई है, अब वो कार से चलता है। क्या चलता है? अब वो कार से चलता है, कार से चलता है। तो बग्घी वाले का बिजनेस खत्म हो गया। बग्घी वाले का बिजनेस खत्म नहीं हुआ लेकिन कम तो हो गया ना। बग्घी वाले का बिजनेस कम तो हुआ ना, खत्म नहीं हुआ लेकिन कम हो गया। अब कार ज्यादा प्रीफर करने लगे लोग। पहले सब बग्घी से जाते थे, घोड़े पे वाले रथ पे जाते थे। इनका काम क्या हो गया? मंदा हो गया। काम कैसा हो गया? मंदा हो गया भाई। हुआ। और अगर बात करें तो अब देखिए पहले क्या होता था। अब पहले जब दूल्हा आता था, दूल्हा आता था तो पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हाथ वाला पंखा लेके ऐसे दूल्हों की दूल्हे की ऐसे ऐसे की जाती थी, दूल्हे की ऐसे हवा की जाती थी पंखे से। अब तो सब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो गई। और अब तो कारें भी ऐसी आ गई जो ऑटोमेटिक चलती है। विदेशों में, यहाँ नहीं, कारें भी ऑटोमेटिक चलती है। ड्राइवर का भी काम खत्म कर दिया सर, कर दिया ना, ठीक है। पहले आप बैंक जाते थे तो हाथ से आपकी पासबुक, आपकी चेकबुक सब पे एंट्री की जाती थी। अब मशीन में डालो एंट्री हो के आ जाती है, मशीन में डालो एंट्री हो के जाती थी। पहले आपको पैसे निकालने होते थे, आप बैंक में जाते थे, पैसे निकालते थे, लाइन में लगते थे, बैंक का कर्मचारी काम करता था। अब आपको एटीएम मिल गया, एटीएम भी ओवररेटेड हो गया। एटीएम में गार्ड बैठता था, एटीएम का काम भी खत्म कर दिया। अब तो यूपीआई हो गया, आप जाते हैं यूपीआई सीधे पेमेंट कर देते हैं, आपको ना पैसे नहीं निकालने पड़ते कहीं, आप सीधे अकाउंट से पेमेंट कर देते हैं। तो क्या कह रहा, जितनी मशीनें आएंगी उतने लोगों का काम कम हो जाएगा, उतनी इंप्लॉयमेंट कम हो जाएगी। जितनी मशीनें आएंगी उतनी इंप्लॉयमेंट कम हो जाएगी। क्लियर है ना? हर जगह देखिए, हर जगह मशीन आ गई, आदमी का काम खत्म हो गया। मशीन आ गई, आदमी का काम खत्म हो गया। पहले खत आता था, पहले आपकी जॉब लगती थी, आपकी ज्वाइनिंग लेटर आता था, एक पोस्ट ऑफ मास्टर देने आता था। अब आपका ईमेल पे आ जाता है, अब आपका ईमेल पे आ जाता है ज्वाइनिंग लेटर। तो पोस्ट मास्टर का काम भी खत्म हो रहा है, सारी चीज़ें मेल पे आ रही हैं, सारी चीज़ें मैसेजेस पे आ रही हैं, सारे काम मैसेज पे हो रहे हैं, ईमेल पे हो रहे हैं। तो उसका भी काम, डाकिया का भी काम जो है खत्म हो रहा है। ठीक, फोन पे चलाने लगे, पैसा निकालना जमा करना खत्म हो गया, आपने एक दूसरे में ट्रांसफर कर लिया। क्लियर है? पेटीएम, यूपीआई, फोन पे सब बता रहे, शिवानी ने सब बता डाला। देखो शिवानी पेटीएम भी बता दिया, फोन पे भी बता दिया। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रिमी बता रही क्लियर, ओके बहुत अच्छे। शिवानी ने फिर से आग लगा दी। शिवानी, रिमी देखो इतना आग लगाती है क्लास में, ये मेरा यूट्यूब न जला दे कहीं। चलो, तो मोस्ट ऑफ देम आर एग्जॉस्टेड बाय द एज ऑफ 40। अच्छा, इसका कारण क्या था भाई? आदमी क्या करता है, उम्र हो जाती है। रिमझिम बता रही स्टडी ऑनलाइन टू। हाँ देखिए कितना अच्छा एग्जांपल लेके आई है सर। लॉन्ग आंसर भी करवाइए, बिल्कुल लॉन्ग आंसर भी करवाएंगे बच्चे, सब कुछ करवाएंगे। सब एक आज ही तो नहीं करा सकते ना पूरा सिलेबस, धीरे धीरे सब आएगा आपके सामने। लॉन्ग भी आएगा, शॉर्ट भी आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आएगा, मैं खुद आऊँगा, सब आएंगे आपके साथ। बच्चे पेशेंस रखिए। तो स्टडी ऑनलाइन देखिए कितना करिए। पहले क्या करते थे आप बच्चे? ट्यूशन पढ़ने सर के पास जाते थे। आपके सर, हम भी पढ़ाते थे, हम भी बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाते थे, ऑफलाइन बच्चे हमारे पास पढ़ने आते थे। हालांकि हमारा काम तो नहीं खत्म, लेकिन कुछ तो कमी आई है।
टीचर्स, कुछ टीचर बच्चे नहीं पहुंच पा रहे ऑनलाइन तक, तो वो क्या कर रहे हैं, उनके काम में कमी आई ना, उनके पास ट्यूशन पढ़ने बच्चे ऑनलाइन जाते थे, आप हजारों बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ने जाते थे, अलग अलग टीचर्स के पास जाते थे, उनके पास काम था। अब क्या, 1000 बच्चे, हमारा इतना बड़ा परिवार देखिए अड्डा पे आ गया, सब एक टीचर से पढ़ रहे हो, इतने सारे बच्चे। अब ये बताइए, आप इतने सारे बच्चे हो, क्या ऑफलाइन में पॉसिबल होता है कि इतने सारे बच्चे एक टीचर से पढ़ पाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऑफलाइन में, बताइए, हमारा अड्डा फैमिली कितना 177K का है, क्या इतने बच्चे एक टीचर से एक साथ पढ़ सकते थे? पॉसिबल था? आप सोशियोलॉजी के बच्चे 4 टीचर पे अलग अलग जा रहे होते, लेकिन अभी सब आप एक से पढ़ रहे हो, तो 4 टीचर का काम खत्म हो गया, हुआ ना? तो ये बात थी। होता क्या, अब आदमी में क्या, व्यक्ति जो होता है वो रिटायर हो जाता है, थक जाता है, मशीन कभी नहीं थकती, मशीन कभी नहीं थकती, इसीलिए कारण हो रहा है 40 की उम्र में वो थक जाएगा, रिटायरमेंट ले लेगा। मशीन कभी रिटायर नहीं होती। आपका फोन टूट जाता है, गिर जाता है, लेकिन रिटायरमेंट कभी नहीं लेता। ये नहीं कहता है फोन आपका कि बेटा अब हम थक गए, अब हमको जाने दो, बूढ़े हो गए। कभी फोन बूढ़ा होता देखा आपने? कभी देखा आपका फोन ऐसे आ रहा है डंडा टेकते हुए, कहाँ हो मालिक, ऐसे कभी देखा फोन आ रहा आपका बूढ़ा होते हुए? कभी नहीं आता। तो ओके, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। नो सर, नो सर, नो सर, यस सर, यस सर, यस सर। शिवानी क्या कह रही है? शिवानी, रिमी, रिमझिम, सूफिया। चलिए, चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है? द डिपेंडेंसी रेशियो इज इक्वल टू द पॉपुलेशन बिलो 15 और अबव 64 divided by population in the 15 to 64 age group. This is usually expressed as percentage. In 2020, the average Indian was only 29 years old compared with an average age of 37 in China and the United States, 45 in the Western Europe and 48 in Japan. What inference can you draw from this statement? यानी कि क्या कह रहा है बच्चे? कह रहा है कि जो आपका डिपेंडेंसी रेशियो है, जो आपका निर्भरता का अनुपात है, वो 15 वर्ष से कम और 64 ईयर से जो ज़्यादा की जनसंख्या के बराबर है, जिससे क्या है 15 से 64 जो एज ग्रुप वाले जो आपकी जनसंख्या है, उनसे क्या विभाजित किया जाता है। इसे आमतौर पर क्या प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। और 2020 में अगर औसत भारतीय केवल 29 वर्ष का था, यानी 2020 के अगर देखा जाए तो एवरेज कितना था? 29 वर्ष का था, एवरेज था। एवरेज कैसे निकालते पता है आपको? एवरेज पता क्या होता है? एवरेज पता है क्या होता है? कैसे एवरेज निकाला? क्या मतलब है एवरेज का? पता होता है एवरेज 29 क्या है, इसका मतलब है? किसे किसे पता है एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज कैसे निकाला जाता है? एवरेज क्या है? कैसे एवरेज लेते हैं? अभी 1 मिनट में आपको बता दूंगा, जल्दी बताइए। किसको किसको पता है एवरेज क्या होता है? एज बताइए फट से। मोर वर्कर फ्रॉम इंडिया इन फ्यूचर एंड लेस डिपेंडेंस। यस, सूफिया पता है बच्चे आपको? नहीं पता तो अभी बता देता हूं मैं। एवरेज का मतलब क्या है, कैसे निकालते हैं एवरेज? किसी को नहीं पता तो अभी बता दे, अभी मैं बता दूंगा, फिर बाद में मत पूछिएगा। एवरेज एज कैसे निकाली गई, क्या मतलब है एवरेज का, कैसे एवरेज निकलता है, क्या होता है एवरेज? पता है ना? पता है ना बच्चों? नहीं पता तो बता दीजिएगा, मैं अभी बता दूंगा आपको। चलिए, सर नहीं पता बता दीजिए। देखिए कैसे, अब देखिए तुरंत बताता हूं मैं आपको। यहाँ पे कितने बच्चे मौजूद? यहाँ पे रिमी है, रिमझिम है, सूफिया है, शिवानी है, द असम है। सारे लोग क्या करिए, अपनी एक एज लिखिए, कितनी एज है आपकी, सारे लोग एज लिखिए। मैं बताता हूँ अभी एवरेज एज क्या होती है। सारे लोग एक एक करके अपनी एज लिखिए, मैं बताता हूँ एवरेज एज क्या होती है। जल्दी से लिखिए, जल्दी से। रिमी लिखिए, असम बॉय लिखिए, रिमझिम लिखिए, सूफिया लिखिए, शिवानी लिखिए, सारे लोग एज लिखिए फटाक से। तो एवरेज एज क्या थी? 29 थी। वहीं यूरोप में कितनी थी? 48। जापान में थी। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे? इसमें पूछा जा रहा है भारत की तुलना में बाकी देशों की वृद्धि, आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है, क्या है इसका कारण?
चलिए इस पर डिस्कस करते हैं, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं आप इससे। देखिए रिमी ने लिख दी 16, रिमी ने लिख दी 16, रिमी ने लिख दी 16, सुधा ने 17 लिख दी, शिवानी ने 17 लिख दी, सुधा ने लिख दी 17, शिवानी ने लिख दी 17, शिवानी ने लिख दी 17, और किसने, रिमझिम ने 17 लिखी, सूफिया ने 17 लिखी, रिमझिम ने 17 लिखी, सूफिया ने भी 17 लिखी। अब कितने लोग हो गए, बस करिए, ठीक, जतिन ने, मास्टर जी राम राम, ठीक है, सूफिया ने 19 लिखी है, 19 लिखी है सूफिया ने, ठीक है। तो अब देखिए कितने बच्चे हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 बच्चे हो गए, 1 2 3 4 5 बच्चे हो गए। असम बॉय ने 16 लिख दी, चलिए ये भी लिख दीजिए, असम ने 16 लिख दी। कितने बच्चे हो गए, 1 2 3 4 5 6 बच्चे हो गए। तो ये देखिए 6 बच्चे हैं। अब इनकी एवरेज एज कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ लेंगे। देखिए जोड़ेंगे कैसे, 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13, 13 और 7 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 13 7 20 हो जाएगा, और 20 और 7 कितना हो जाएगा आपका 27, 27 और 9 कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, 36 और 6 कितना हो जाएगा, 36 और 6 कितना हो जाएगा 42, 42 का 2 लिखेंगे, 4 यहाँ पे आ जाएगा, 4 1 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना हो गया 102। एक बार चेक कर लेते हैं, 6 9 6 हो जाएगा 15, 15 और 7 22, 22 और 7 22 और 7 है 29, 29 और 7 हो जाएगा आपका 36, 36 और 6 42 का 2, ठीक है। तो अब कितने बच्चे थे, 1 2 3 4 5 6 बच्चे थे, टोटल 6 बच्चे थे। अब इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 1 6 और बचेगा 4 आएगा 2, 6 5 30, 6 6 42, 6 7 42। तो ये देखिए कितना आ गया 17। तो बच्चे आप 6 बच्चों की जो एवरेज एज है ना वो 17 है, एवरेज एज 17 है। क्लियर हो कैसे निकली एवरेज एज, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। सबकी एज क्या की, जोड़ दी और जितने बच्चे थे उससे डिवाइड कर दिया, एवरेज एज निकल आई 17 आपकी एवरेज एज है। आगे बढ़ते हैं आंसर पे। तो क्या कह रहा है, द डिपेंडेंसी रेशियो इज इक्वल टू द पॉपुलेशन बिलो 15 और अबव 64 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इन द 15 to 64 एज ग्रुप। दिस इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज इन 2020 the average Indian was only 29 year compared with the average age of 37 China and United States, 45 in Western Europe and 48 in Japan. What difference can you draw from this statement? Demographic window of opportunity available to India is, ये तो क्या क्वेश्चन हो गया दोबारा क्या, चलिए ये छोड़िए, यहाँ तक क्वेश्चन ही है। यहाँ से देखिए ये आंसर यहाँ से चालू है। तो डेमोग्राफिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू इंडिया, इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी डेमोग्राफिक विंडो की अवेलेबल है, क्या है भारत की, क्या है भारत के लिए क्या है आपके लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, क्योंकि इसमें जो क्या है आपका जो अवसर है, क्योंकि पॉपुलेशन इसकी एवरेज जो है वो कम है, तो भारत की तुलना में बाकी देशों की वृद्धि की आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये क्या है भारत के लिए अवसर है, भारत के लिए अवसर है। सर एक और समझा दीजिए। हाँ सर क्वेश्चन है, क्लियर क्लियर, सबको क्लियर हो गया। सर एक और समझा दीजिए, क्या समझाना है बच्चे बताइए, जल्दी से बताइए, क्लास का टाइम हो रहा है। चलिए चलिए जल्दी से करिए, 7 PM से आपकी हिस्ट्री क्लास है। अब बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपकी 7 बजे से हिस्ट्री की क्लास है, उसको ज्वाइन करिए जल्दी से, फिर हम कल मिलेंगे। एवरेज एक बार और समझा दो बच्चे, कल समझा देंगे, आपकी हिस्ट्री क्लास है ना, इसके बाद कल पक्का समझा देंगे। चलिए एक बार समझा देते हैं। देखिए एवरेज, एवरेज मान लीजिए क्या किया, आप 6 लोग थे, आप 6 बच्चे थे, किसी की एज 17 थी, किसी की एज 15 थी, किसी की एज 16 थी, किसी की एज 19 थी, किसी की एज 20 भी थी, 1 2 3 4 5, और किसी की एज क्या थी, किसी की 18 भी थी। अपन ने क्या किया, 6 लोग थी, इनकी एवरेज एज पता करनी थी, 6 बच्चों की एवरेज एज हमको पता करनी थी। तो क्या किया, इन सबको जोड़ लिया, जैसे 7 5 12 हो गया, 12 6 18 हो गया, 18 9 कितना हो गया, 18 9 27 हो गया, 27 और 8 कितना हो गया आपका 35, 35 का 5 हो गया, उधर 3 आ गया, 3 1 4 5 6 7 8 9 10, ये 105 हो गया, और इसको 6 से डिवाइड कर दिया, 6 से 105 को डिवाइड कर दिया
6 बच्चे थे क्योंकि, तो 6 वन जा 6 हो जाएगा 4 या 5, 6 5 6 7 जा 42, ये आ जाएगा 3, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 पंजे 30, तो एवरेज एज हो जाएगी आपकी 17.5, 17.5 एवरेज एज निकल आएगी 6 बच्चों की। क्लियर है ना? क्लियर है? अब बच्चे आपकी क्लास का टाइम हो गया, हिस्ट्री की क्लास आने वाली 6 बजे से, उसको आप ज्वाइन करें। कल आपसे मिलेंगे बच्चे। बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है ना दोस्तों, वीडियो के बाद एंड होने के बाद कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी है और क्या क्या आपको क्लास में अच्छा लगा, मेरा पढ़ाया आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों। क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा अभी तक आपने लाइक अगर नहीं किया है तो। कल मिलेंगे बहुत धुआंधार तरीके से, और भी आपको कंफ्यूजन, ये सारी बेसिक चीजें मैं आपको बताता रहूंगा क्लास के अंदर, एवरेज कैसे निकालते हैं, क्या कैसे होता है, सब बताएंगे आपको। प्लीज क्लास को शेयर करिएगा और कमेंट करके क्लास के बाद, इसका लाइव खत्म होने के बाद बताइएगा क्लास कैसी लगी। मैं आपका वेट करूंगा कमेंट्स का, जरूर आपके कमेंट्स देखूंगा। मिलते हैं बच्चों कल आपसे इसी टाइम बहुत शानदार तरीके से। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई को बहुत जोर शोर से करते रहिए। बहुत सारा प्यार आपको और अपना ध्यान रखिए। चलिए बाय बाय बच्चों।